बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फैसला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। आज भी इमरान खान साहब ने कहा है कि जुमेरात के रोज़ इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर जो है वो मुजाहरे किए जाएंगे। जो दबाव है इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और वो कहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात, जिसके लिए इमरान खान साहब कहते हैं कि 6 से 8 हफ्ते के बाद उस फेज़ में दाखिल हो जाएंगे, जिसके लिए वो अपनी तंजीम साजी भी कर रहे हैं, पार्टी को भी मुज्तमع कर रहे हैं। लेकिन शर्त यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ये ना हो, यानी राजा सिकंदर सुल्तान साहब, और उनकी जगह कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो किया जाए। साथ साथ जो है वो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जो फैसला है वो कल सुबह 10 बजे सुनाए जाने की इत्तलात आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला, जिसके लिए हुकूमती इत्तेहाद और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो कहती रही हैं कि इलेक्शन कमीशन साल हर साल से ये मामला ज़ेर इल्तिवा है, उसका फैसला सुनाया जाना चाहिए। फैसला महफूज था, और अब इत्तला ये है कि फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। इस पर गुफ्तगू करेंगे। आर्मी चीफ के ऊपर भी इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें बात करनी पड़ रही है, ये उनका काम नहीं है IMF से पैसे दिलवाने के लिए, और उसके ऊपर एक काउंटर नैरेटिव ये है कि खुद इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर भी यही था कि जो उनका काम नहीं था वो उसका बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल रखी थी। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। महंगाई का 24 साल रिकॉर्ड टूटा है, गवर्नमेंट की परेशानी भी है, सैलाब की तबाहकारियाँ भी हैं, और तहरीक इंसाफ अदालत में भी गई है कि जो उनके इस्तीफ़े हैं वो इज्तिमाई इस्तीफ़े दे चुके हैं, लिहाजा ये जो मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी का अमल है इसे वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर, सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर निसार खोड़ो साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब मज़हर अब्बास साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब हुकूमत के साबिक तर्जुमान मोहतरम जनाब हसन खावर साहब। तो सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब, ये जो दबाव इलेक्शन कमीशन पे, और अब ये इत्तला कि जी अब जो ममनुआ फंडिंग है उसका फैसला भी सुनाया जाना है, इस दबाव को और इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, क्या इसके असरात होंगे? शुक्रिया हाफिज। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर फैसला कल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8 साल बहुत तवील अरसा होता है किसी भी मुकदमे की तवालत के हवाले से। और मेरा ख्याल है ये तो इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशन थी, कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में केस नहीं था कि इसमें इतनी ताख़ीर होती। कोई आपके पास हज़ारों केसेस नहीं थे। लेकिन खैर, अगर कल आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दो चीज़ें देखनी इम्पॉर्टेंट हैं कि ये ममनुआ फंडिंग है या फॉरेन एडेड है। इसलिए कि जो आपका कानून है 2002 का, और उसको फिर अमेंड किया गया था 2017 में, तो 2002 और 2017 में एक चीज़ कॉमन है कि जो अगर ये साबित हो जाता है कि किसी फॉरेनर ने इमदाद की है, किसी फॉरेन एजेंसी ने इमदाद की है, किसी फॉरेन कंट्री ने इमदाद की है, तो वो आ जाता है प्रोहिबिटेड फंडिंग के उसमें, और उसमें वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ आपको ले जा सकती है। अच्छा मज़हर भाई, थोड़ा सा अगर मुझे इंटरप्ट करने दें कि अभी इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल कर दिया कि कल सुबह 10 बजे ये ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब जाहिर है, मेरा ख्याल है बड़ा ज़कीम फैसला होगा। जो मुझे वो है कि इसमें बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं, और फिर इस पर ज़ाहिर एक लंबी डिबेट होगी। लेकिन मैं जिस तरह कह रहा था कि 2002 और 2017 का कानून जो है, 2002 में ये था कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है किसी जमात की, ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि किसी फॉरेनर्स ने, जो पाकिस्तानी बेस्ड जो लोग हैं बाहर रहते हैं वो नहीं, किसी फॉरेनर ने, किसी फॉरेन एजेंसी ने, किसी फॉरेन कंट्री ने अगर किसी जमात को एड की है तो वो प्रोहिबिटेड फंडिंग में आ जाता है। उसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, उसमें पार्टी पर पाबंदी लग सकती है। 2002 में अरकान असेंबली को 4 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता था, लेकिन इसमें जो है 2017 में उसमें थोड़ी सी तरमीम की गई है, थोड़ी सी नरमी की गई है। तो देखना ये कि ये ममनुआ उसमें आता है जिसमें आप अगर साबित हो जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके फंड्स फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी कैटेगरी में आ जाती है बात तो फिर वो संजीदा बात हो जाएगी। लेकिन ये अब सियासी जमातों का है कि फ़र्ज करें उसमें आती है तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। जी, इलेक्शन कमीशन उन पर पाबंदी नहीं लगा सकता।
वो फिर गवर्नमेंट को विद इन 15 डेज रेफरेंस फाइल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में, और फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है तो ये प्रोसेस होता है। तो मुझे नहीं पता कि कल क्या होने जा रहा है और उस फैसले के नतीजे में क्या होता है, लेकिन ये कि इतनी ताख़ीर हुई है। दूसरी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का फैसला किया है, इस हवाले से कि जी कुछ वज़रा जाके मिले थे, वो मुझे कोई बहुत सॉलिड केस नहीं लग रहा। अगर आप इलेक्शन की धांधलियों के हवाले से कोई एविडेंसेस वगैरह हों, उसके हवाले से जाएं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना। क्योंकि राजा सिकंदर सुल्तान साहब का जो बैकग्राउंड है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जब उनको अपॉइंट किया था, और अब तो वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया था, लेकिन उनका जो करियर रहा है वो बहुत ही जो है उसके बारे में जो लोग भी, इंक्लूडिंग शेख रशीद साहब, जिनके जब रेलवे के मिनिस्टर थे तो राजा सिकंदर सुल्तान उधर थे, वो बहुत अच्छी रेपुटेशन के हामिल ऑफिसर रहे हैं थ्रू आउट। तो इमरान खान साहब को ये ज़रूर उनका बैकग्राउंड जानना चाहिए, जब उन्होंने अपॉइंट किया था उस वक्त भी जानना चाहिए था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बहुत चार्ज है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बहुत चार्ज हो गया है, लेकिन वो सारा डिपेंड करता है कल जो फैसला आएगा उसके नतीजे में। ज़ाहिर है अपील का राइट तो हर जमात को होता है, लेकिन देखना ये कि वो कितना सॉलिड फैसला होगा। खोड़ा साहब, ये चलें आपकी डिमांड तो गो के प्रेशराइज आप कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी कि जी इतना तवील अरसा हो गया फैसला नहीं आ रहा, तो आपने एक तो कल 10 बजे फैसला आ रहा है, और इमरान खान साहब का जारहाना रवैया इलेक्शन कमीशन और बिलखुसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, आप ये समझते हैं कि वो ये दबाव डालने की कोशिश है, या राइट है एक पॉलिटिकल लीडरशिप का अगर उसको ग्रीवेंसेस हैं तो वो उसका इजहार करे? सर गुजारिश करूं सर, जैसे मजहरबाज साहब ने कहा 8 साल का जिक्र किया उन्होंने, और कहा कि जी 8 साल के बाद अगर कोई फैसला आ रहा है तो ये खुश आइंद फैसला है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, इलेक्शन कमिश्नर अपने चेयर पर है, उसकी कोई टर्म जो है वो पूरी नहीं हुई और न उसको कहीं से चेंज किया गया है। इन 8 सालों में पता नहीं कितनी दफा तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में होते हुए या न होते हुए पता नहीं कितनी दफा इस फंडिंग केस को डिले कराने की कोशिश की है। उसके साथ जाके लोग मिले हैं, वज़रा मिले हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो तहरीक इंसाफ के हैं वो जाके मिले हैं। ये सब इसकी निशानदही करता है कि कहीं दाल में काला है। आज भी जिन्होंने पहले रेफरेंस दाखिल किया था या फॉरेन फंडिंग का केस दिया था, वो अकबर अहमद साहब है, क्या नाम है उनका? अकबर एस बाबर। हाँ, अकबर एस बाबर। हाँ, अकबर एस कादर। आज भी उन्होंने डिमांड किया है कि जी 8 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे फैसला नहीं सुनाई दे रहा। फैसला महफूज हुआ है काफी दिनों से, काफी महीनों से। अब काफी महीनों से फैसला जब महफूज किया गया हो तो उसका मतलब है कि आप फैसले को तफसीली लिख रहे होंगे। अब उसको रोकने की कोशिश क्यों? क्योंकि अगर दूसरे लोग मिलते हैं इलेक्शन कमीशन साहब से तो पीडीएम वाले कुछ मिले तो उसमें ऐसी क्या बड़ी बात हो गई कि जो उन्होंने जुडिशियल रेफरेंस का फैसला कर लिया कि हम वो दाखिल करेंगे। ये भी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि ये फैसला ना आ सके, फैसला ना आए, अंडर प्रेशर जाए और सब कुछ है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को अपने पोल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उस वजह से वो ये सारी कोशिश कर, धरना दिया, कहा कि परसों हम धरना देंगे। जुडिशियल कमीशन में अलग से जा रहे हैं, धरना अलग दे रहे हैं, यानी पॉलिटिकल प्रेशर अलग से बढ़ा रहे हैं, जुडिशियल प्रेशर अलग से बढ़ा रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले पता नहीं कितनी दफा पीटीआई ने है सारी, कभी कोई दरखास्त, कभी कोई दरखास्त, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, और ये फैसला नहीं हो पाया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी जमात को क्लीन चिट चाहिए, इंडिविजुअल्स की बात नहीं है। ये बात इंडिविजुअल की नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की या किसी और शख्सियत की ये बात नहीं है कि जी उनको उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये सारी पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला किया है। ये सारी पार्टी पर दाग लगने वाला है। अगर है तो मुझे नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, लेकिन ये सारी पार्टी को क्लीन चिट दिए बगैर जनरल इलेक्शन का जो मुतालबा है मैं तो उसको भी रद्द कर रहा हूं। तुम अपने लिए क्लीन चिट तो लो,
क्लीन चिटने के बाद तुम्हारा इलेक्शन डिमांड करना भी कहीं ना कहीं से सूझता है कि जी चलो ठीक है तुम डिमांड कर रहे हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो अक्सर डिमांड करती रही हैं। पहले हम करते थे अर्ली इलेक्शन, अब ये कह रहा है। उसका जरूरी तो नहीं है कि बस आपकी बात सुनी जाए। हमारी कौन सी बात सुनी जा रही थी जो इनकी बात सुनी जाएगी? तो ये मसला है सही, मैं मानता हूं आपकी बात, आपका सवाल जो है वो ठीक है, और मेरे जहन में भी बहुत से सवाल ऐसे ही उठ रहे हैं कि क्या बात है कि फंडिंग केस के लिए इमरान खान इतनी आगे बढ़ के और ये कन्फ्रंट कर रहा है इलेक्शन कमीशन को, जिसको उन्होंने खुद नॉमिनेट किया, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया, लेकिन दस्तखत तो इन्होंने खुद किए होंगे, ऑर्डर तो इन्होंने खुद जारी किया होगा। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक, क्या किसी इस्टेब्लिशमेंट वालों ने बयान दिया है कि जी हाँ हमारे कहने पे हुआ था? नाम प्राइम मिनिस्टर का नाम तो गवर्नमेंट ने ही दिया था। जब वो नाम आए थे अपोजिशन और गवर्नमेंट ने देने थे, एस्टेब्लिशमेंट का तो रोल कोई नहीं था। हसन खबर साहब, अब इलेक्शन जी हसन खबर साहब, अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपका बड़ा जारहाना रवैया और उसको आप बायस समझते हैं। अब ये फैसला जो आ रहा है तो ये कितना काबिल कबूल होगा, या आपको इस फैसले से अपने लिए कोई खैर की तवक्को है ही नहीं? अब देखिए, आपसे पूछ लेते हैं कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो कि हर जगह जहाँ पे पीटीआई के इंटरेस्ट की बात आती है, जहाँ पे गैर इम्तियाजी सलूक करने की बात आती है, हमें तो हमेशा इलेक्शन कमीशन से डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अभी अगर आप ये देख लें, ये जो 11 इस्तीफों वाला मामला है, एक असेंबली के फ्लोर पे 130 लोग खड़े होते हैं, उसके बाद 6 और आते हैं, 131 लोग खड़े होकर कहते हैं कि हम रिजाइन करना चाहते हैं, स्पीकर अप्रूव करता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी मर्जी की चेरी पिकिंग करता है, वो कहते हैं जी 11 हम इसमें से अप्रूव करेंगे। अब आप ये देख, लेकिन वो तो स्पीकर ने अप्रूव करके भेजे हैं, वो कहते हैं जी स्पीकर ने वेरीफाई किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भेजे गए। कमिश्नर देखे, इसका ये काम तो नहीं ना कि वो बैठा रहेगा, जब फाइल आएगी इलेक्शन कमिश्नर को सरकारी बाबू तो नहीं होना तो नहीं चाहिए कि फाइल आएगी तो करेगा। इलेक्शन करवाना फ्री एंड फेयर, ये सारे मामला इसके तहत ही है ना। आप मुझे बताएं, जो उनके पास भी आया वहाँ क्या किया? जब रिजर्व सीट का नोटिफिकेशन था तो क्या उन्होंने उसके ऊपर मौकफ लिया, फिर हमें कोर्ट से रिलीफ लेनी पड़ी। PP7 के अंदर क्या हुआ, कितना थिन मार्जिन है, क्या हो क्या रहा है, लेकिन रिकाउंट की इजाजत ना देना आखिर किस बात का डर था? पुरानी बातें आप देख लें, सेनेट इलेक्शन की बातें देख लें, यूसुफ गिलानी को उनके जो बेटे की वीडियो आई थी उसकी बात देख लें, एक लंबी लिस्ट है। हर दफा जाकर हम कोर्ट पे जाते हैं, कोर्ट से रिलीफ लेते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसा शख्स, ऐसा इदारा जो खुलेआम बिल्कुल हमारी पार्टी के खिलाफ चल रहा है, उससे क्या हमें इनकी खैर की, लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को होनी चाहिए, या हमारे खदशात होने चाहिए कि ये किसी बड़े डिजाइन का पार्ट है? एक तरफ तो ये है कि ये जो मुनसिफ है उसकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो तो बिल्कुल नहीं है, और टाइम और अगेन ये डिसाइड हुआ है, नजर आया है कि ये बिल्कुल एक बायस इदारा और बायस लोग है हमारी पार्टी के खिलाफ। एक बात है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर इस केस को भी समझना जरूरी है कि इसमें सियासत क्या और हकीकत क्या है। सियासत ये है कि ये तमाम पार्टियां मिलकर इकट्ठी हो गई हैं, अब इनको अवाम की अदालत में तो मात हो गई है। ये सब ने देखिए 17 जुलाई को। अब ये बेसिकली ये जो बैक डोर के अंदर से तरीके हैं कि किसी को इन्फ्लुएंस करें, किसी की मिन्नत करें। आप जो कह रहे थे कि जी मुलाकातें हो जाती हैं, देखिए इस मुल्क में रहते हैं, ना मानने को तो हम ना मान लें, लेकिन हमें पता है इस मुल्क में कैसे चीजें चलती हैं और कैसे चल रही हैं, तो ये बातें भी बड़ी वाज़ेह हैं। तो जो सियासत का रुख है कि किसी तरह इस पब्लिक पॉपुलैरिटी को, इस ये जो मैच डिफीट इनको 17 जुलाई को हुई है, इसको किसी तरह अंडरमाइन किया जाए, सबवर्ट किया जाए। तो ये फैसला उसकी तरफ जाएगा, यानी कोई इसमें खैर का पहलू नहीं नजर आता आपको पीटीआई के लिए? केस है क्या? मैं एक देखिए, आपने तो मुझसे सवाल किया, मेरे पास तो नहीं कुछ जादू की छड़ी कि मैं बताऊं कि फैसला क्या आएगा, लेकिन आपने कहा कि आपको खैर की तवक्को है। मैंने आपको अपनी जाती राय दी कि मुझे कोई खैर की तवक्को नहीं है, और उसकी वजह यह है उनका जो माजी का रवैया है उसको देखते हुए मुझे कोई खैर की तवक्को नहीं है, मेरा भी ये ख्याल। अच्छा, अब जो पार्टी फंडिंग का मामला है, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और इसने फंडामेंटली पॉलिटिकल फंड रेजिंग को किया। क्या होता हसन साहब, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, अगर दोबारा रिकनेक्ट कर लें जब तक मैं। मदर साहब, ये अब
جو حسان صاحب کہتے ہیں خیر کی توقع نہیں ہے، تو کل تو پھر پی ٹی آئی اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا تو انہوں نے وہی نیریٹو بلڈ کرنا ہے کہ چونکہ یہ ہمارے خلاف ہے، اور اب حسان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک گریٹر کانسپریسی کا پارٹ بھی ہیں چیف الیکشن کمشنر. تو یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ کنٹروورسی کیا ہوگی اور نیریٹو کیا ہوگا پی ٹی آئی کا. دیکھیں حافظ، یہ دونوں کے لیے ہے. اگر فیصلہ تھوڑا سا سافٹ آتا ہے، یعنی اگر صرف اس حد تک آتا ہے کہ جی اس میں ڈسکوالیفیکیشن کی کلوز نہیں اپلائی ہوتی، تو آپ یقین رکھیں گے پی ڈی ایم کا ریئیکشن بھی ایسا ہی ہوگا. یہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو یا ایون عدالتوں میں چلے جائیں، ہمارے یہ رہتے ہیں. اچھا، کنور دلشاد صاحب، مجھے مظہر صاحب، کنور دلشاد صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ڈسکوالیفیکیشن کی وہ پاور ہی نہیں ہے، وہ صرف پیسے ضبط کر سکتے ہیں اور وہ وہی کریں گے. میں نے آپ سے شروع میں میں یہی بات کی تھی کہ ریفرنس بنانا پڑے گا 15 دن میں. جہاں تک حسان صاحب یہ بات کریں، دیکھیے الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی نہیں کرتا. ایون یہ جو ممبرز کی بات کہہ رہے ہیں، 11 ممبرز کی بات، وہ تو اسپیکر بھیجتا ہے. 2014 میں کیا ہوا تھا، اتنے سارے ریزگنیشن لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ. تو میرا خیال ہے اسپیکر کا یہ فالٹ ہے اور سیریس فالٹ ہے کہ اتنے عرصے بعد، مہینے بعد آپ کیوں ریزگنیشن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ودن 24 آورز، ودن 48 آورز، چلیں 72 آورز کے اندر آپ کو یہ فیصلہ کر کے تمام ریزگنیشن یا تو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ کسی نے آپ کو اپروچ نہیں کیا کہ وہ ریزگنیشن غلط ہے. تو میرا خیال ہے جو راجہ پرویز اشرف صاحب کا کنڈکٹ ہے وہ بھی مناسب کنڈکٹ نہیں ہے. یہ جو پک اینڈ چوز ہے، یہ جو 11 کو کرنا، پھر اس کے بعد 12 کو کرنا، 14 کو کرنا، یہ طریقہ کار ہمارے پولیٹیشنز کا، پارلیمنٹیرین کی بدقسمتی سے مسئلہ یہی ہے کہ آئین بناتے ہیں اور پھر خود ہی آئین کو توڑتے ہیں، خود ہی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خود ہی رولز اینڈ پروسیجرز کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ ہمارا پرابلم رہا ہے. اب یہی جس طرح الیکشن، آپ مجھے بتائیں، جسٹس فخر الدین جی ابراہیم مرحوم تھے، سب کا اتفاق رائے تھا، پھر ان کو کنٹروورشل کر دیا گیا، پھر ان پر ان کے فیصلے نہیں مانے گئے. اسی طرح آپ پورا ایک لسٹ اٹھا لیں تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آج راجہ سکندر سلطان نہیں ہوں گے، کل کوئی دوسرے ہوں گے تو اس پہ اتفاق رائے، اور اتفاق رائے سے یہ بنتے رہے ہیں الیکشن کمیشن. یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اتفاق رائے سے بنتے ہیں. تو خدا کے لیے کم سے کم سلیکشن کرتے وقت تو آپ میرٹ کو دیکھ لیا کریں کہ یہ تو سارے لوگ میرٹ، میرے نقطۂ نظر سے تو فخر الدین جی ابراہیم بھی میرٹ پہ پورے اترتے تھے. اچھا، انٹرسٹنگلی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مدر صاحب کہ فخر الدین جی ابراہیم کا نام بھی عمران خان صاحب نے دیا، اور بعد میں 2013 کے الیکشن کے بعد وہ انہوں نے کہا جی. حافظ صاحب، فخر الدین جی ابراہیم کو 2002 میں عمران خان نے ٹکٹ آفر کی تھی قومی اسمبلی کی، اور عارف الوی صاحب پرسنلی ان کے پاس گئے تھے. وہ چھوڑ دیں یہ، لیکن یہ سب کا پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں یہی ایشوز رہے ہیں. ہم خود، بھئی آپ نے ایک طریقہ کار بنا دیا الیکشن کمیشن کو پک کرنے کا، اب اس کے بعد کتنی سیریس ایلیگیشن ان پہ لگاتی ہیں. مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ جب راجہ سکندر سلطان آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری تھے تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے منسٹرز کو الاؤ نہیں کیا تھا الیکشن میں آنے کے لیے، جس پہ میاں صاحب بڑے ناراض بھی ہوئے تھے ان سے، لیکن انہوں نے نہیں الاؤ کیا تھا. تو اگر کوئی آدمی، ہاں یہ بات ٹھیک ہے حسان صاحب کی، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو ریزرو سیٹ کے معاملے پہ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ بالکل درست نہیں تھا، انہیں فوری طور پہ اس کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا. اور بھی کئی الزامات ہو سکتے ہیں. تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان سارے ثبوت کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، یا محض ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے جا رہے ہیں، یا میں دیکھ رہا ہوں اس لحاظ سے تاخیر کی ہے پی ٹی آئی نے کہ الیکشن میں دھاندلی اگر کی تھی تو آپ کو اسی وقت ان کے خلاف فائل کرنا چاہیے تھا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے کل فیصلہ کیا آتا ہے، اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہے کہ جس کے حق میں آئے گا وہ اسے حق و انصاف کی فتح قرار دے گا، جس کے خلاف آئے گا وہ الیکشن کمیشن پر یا نیوٹرل پہ الزامات لگا دے گا. یہ تو طے ہے، ہم نے دیکھتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں. کھوڑا صاحب، یہ آپ خود اسپیکر رہے ہیں، اسپیکر کی ریسپانسبلٹی ریزگنیشن کو پرکھنا، دیکھنا، راجہ پرویز اشرف صاحب آپ ہی کی پارٹی میں، یہ پک اینڈ چوز پہ جس پہ مدر صاحب نے کہا، اس پہ اعتراض بھی بہت ہو رہا ہے. آج کورٹ میں بھی چلی گئی ہے پی ٹی آئی کہ جی آپ نے چن کے چیزیں کر دی ہیں، ختم کریں، ہم نے تو دے دیے ریزائن، سارے قبول کر لیں. دیکھیں سر، ریزگنیشن دیے گئے تھے اور پی ٹی آئی اکثر یہ انسسٹ کرتی رہی تھی کہ جی
इनके मंजूर किए जाएं इस्तीफे। जी। पीडीएम ने जरूर ये कहा था कि जी उनको मौका देना चाहिए, हो सकता है वो रिकंसीडर करें और अपने हाउस में आके अपना किरदार अदा करें, अपोजिशन का किरदार ही सही, अपोजिशन का किरदार ही सही, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ वेट किया गया, इंतजार किया गया। आपको याद होगा किसी जमाने में यहाँ सिंध में एमक्यूएम ने इस्तीफे दे दिए थे। ये मैं समझता हूँ ये जमाना है 90-93 के बीच में। एमक्यूएम के 20-25 सरकार ने इस्तीफे दे दिए थे, वो अंडरग्राउंड चले गए थे किसी वजह से। लेकिन उस वक्त के स्पीकर मुजफ्फर शाह ने वो इस्तीफे कबूल नहीं किए थे, उनको पेंडिंग रखा गया, पेंडिंग रखा गया, पेंडिंग रखा गया। इस तरह के 1-2 वाकयात हुए हैं इस मुल्क में जहां इंतजार किया गया। और 2013 में खुद पीटीआई गई और फिर वापस आई पीटीआई असेंबली के अंदर 2013 वाली। मैं वो बात तो करने वो मैं बात करने वाला था कि जब उन्होंने धरना दिया था और उन्होंने कहा था हम असेंबली का बायकॉट करते हैं, हम असेंबली का बायकॉट और इस्तीफे देते हैं, तो भी आपने देखा कि काफी अरसे के बाद फिर वो असेंबली में अंदर चले गए थे। अभी भी देखें कंट्राडिक्शंस हैं। सेनेट में उनके अरकान आते हैं, सेनेट में पीटीआई आती है और सेनेटर चुने कौन चुनते हैं उनको? ये एमपीएस और ये एमएनएस। अब वो एमएनएस को बंद कर दिया, सेनेटर को इजाजत दे दी। कंट्राडिक्शन है ये। हम इसी वजह से इंतजार कर रहे थे कि शायद उनको रिकंसीडर करने का मौका मिले। ये मैं उसको सेनेट में मैंने उनको अपील की, भाई आप लोग आते हो, अपनी पार्टी की इजाजत से आ रहे हो, तो बोलो उसे अपनी पार्टी को कि बाबा वो असेंबली में वापस आए, नेशनल असेंबली में आके अपना किरदार अदा करे। नहीं हुआ, उन्होंने नहीं किया, इंतजार हुआ और स्पीकर साहब ने चलो ये मरहलावार किया। अब एक है मरहलावार जिसमें इलेक्शन कमीशन के अखराजात भी होंगे या नहीं भी होंगे या सबके लिए होंगे, लेकिन अब 100 सीटों पर बाय इलेक्शन हो सकता है, उसके लिए और ज्यादा अरेंजमेंट करने पड़ते, इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा उजलत में करने पड़ते। हो सकता है इस वजह से मरहलावार करवाए, लेकिन करवाए तो है ना, इस्तीफे मंजूर तो किए हैं ना। चलो चारों सूबों से कुछ न कुछ लोगों को मंजूर किए गए। ये कोई मतलब कोई कंसेंसस के साथ सीटें डिसाइड किए हैं खोड़ो साहब के ये हमारे जरा पावर हब हैं, यहाँ पे अगर बाई इलेक्शन होंगे तो हम जीत जाएंगे, इस वजह से मंजूर करें? देखिए ये ऐसे सवाल पैदा जरूर हो सकते हैं, इसमें मैं कोई कबात नहीं है मानने को। हाँ ये सवाल पैदा होते हैं कि जी यहाँ जीत जाएंगे या नहीं जीत जाएंगे, लेकिन स्पीकर साहब के पास कंसिडरेशन ये होगी कि 100 के 100 हलकों में इंतखाबात कराना, ये एक और डिमांड बढ़ जाता है। 100 में करा रहे हो तो 200 में क्यों नहीं करा रहे हो? ठीक। तो असेंबली को अरसा अपना पूरा करने के लिहाज से भी हो सकता है ये मरहलावार किए गए हों, डिसीजन इस तरह से किया गया हो। सही, बस ये कह सकता हूँ। हसन साहब ये अब ये बात राना सनाउल्लाह साहब और मुस्लिम लीग नून कहती है जी आप अगर इंटरेस्टेड है इलेक्शन कराने में, संजीदा है, तो सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। आप कहते हैं मरकज की हुकूमत खत्म कर दें। इसका क्या मतलब है कि दोनों फरीक चाहते नहीं है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए? और अब खान साहब का ये कहना कि 6 से 8 हफ्ते के बाद, तो इसका मतलब ये है कि अब तो ये कहानी आगे बढ़ गई, जो अक्टूबर नवंबर वाली बातें हैं वो नहीं, अगर 6 से 8 हफ्ते बाद हो तो भी उसका मतलब है कि 2 महीने के बाद फिर 3 महीने, तो 5 महीने का टाइम तो वैसे ही हो गया ये। अच्छा देखें 2-3 बातें पहले भी, क्योंकि आपके साथ आवाज नहीं आई जी बिल्कुल। एक तो जो स्पीकर और हमने बात की ना इलेक्शन कमिश्नर की, देखें 13 अप्रैल को कासिम सूरी साहब ने ये तमाम रेजिग्नेशन अप्रूव भी किए थे, उसका बाकायदा ऑर्डर भी जारी किया था। उसके बाद ये वर्जन मानना कि जी स्पीकर ने भी नहीं भेजे और ये स्पीकर थे या पुराने स्पीकर थे, ये सारी बातें जो हैं ये जाहिर करता है कि इसमें इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन की कनाइवेंस शामिल है। और मेरा तो ख्याल है कि ये बड़ा एक वाज़ेह बात है। दूसरी बात ये है कि जना खोड़ो साहब कह रहे हैं, बात यही है कि ये सारे क्योंकि इलेक्शन कराने का प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन क्या आइन हमको ये इख्तियार देता है कि ये ऐसे बैचेस में से लोग पिक करके वो करें, और क्या इससे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक जमात को फायदा नहीं हो रहा ये गैर आइनी इक़दाम से? तो ये सारे सवाल वो हैं जो हर एक को सबको पता है, सबको पता है कि क्यों हो रहा है ये। मतलब मेरे ख्याल में कोई टीवी पे कहना चाहे या ना कहना चाहे, आप किसी को भी पूछ ले जो पाकिस्तान की सियासत को जानता है, वो आपको बता देगा कि इलेक्शन कमीशन का रुख किस तरफ है। और मतलब इसमें तो मेरा मदर साहब जो कह रहे हैं कि आप जब सुप्रीम जुडिशल में जाएंगे रेफरेंस के लिए, तो आपके पास ग्राउंड्स क्या होंगे? ये
मुलाकातें तो आपके लोगों से भी की हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मिले हैं, हुमायूं अख्तर साहब भी मिले हैं, वो भी मिले हैं। ग्राउंड्स क्या होंगे? और आपने देर कर दी, मदर साहब की ऑब्जर्वेशन ये। जी देखिए, मैं तो आपको फिर ये बता रहा हूँ कि इनका जो पूरा माजी का रवैया है पूरा वो एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि ये कैसे हुआ, हमारे खिलाफ कहाँ फैसले हुए, कहाँ पे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इन मुलाकातों का पस मंजर क्या था, वो तो सारी बात बाद में आएगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे मजीद आगे बढ़े, मैं आपको जो पहले बात करना चाह रहा था कि ये लोगों को बताना जरूरी है कि ये केस है क्या और हमारा मौकफ क्या है। देखिए बात ये है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग थी, लोग सियासी जमातें जो पैसे जमा करती थी, वो एक अलग साइंस थी। वो साइंस ये थी कि लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करते थे, वो पैसे इन्वेस्ट करके हुकूमत में आते थे, उसके बाद उसको 10 गुना कमाई करते थे करप्शन से, और इस तरह ये साइकिल चलता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली सियासी जमात है कि लोगों से पैसे रेस करने शुरू की, क्योंकि लोगों को एहसास हुआ, लोगों को लगा कि जी उनकी स्किन इन द गेम है, वो इसका पार्ट है। तो इमरान खान साहब की कॉल पे आपने देखा कि लोग किस तरह पैसे जमा कराते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं, अगर आप इनके अकाउंट्स पब्लिक कर दें एक ही दफा, तो लोगों को नजर आ जाएगा। ये जो फंड रेजिंग है ना, ये पार्टी का डीएनए है। आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे 40,000 लोग पैसे दे रहे हैं, कहाँ पे 400 लोग पैसे दे रहे हैं। लेकिन क्या ये कह सकते हैं हसन साहब कि चूंकि पहली मर्तबा ये काम हुआ तो लिहाजा जो लीगल बाउंड्रीज थी उसमें भी ऊपर नीचे चीजें हुई हैं? चाहे मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात मदर साहब ने की है, उन्होंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि देखें, अगर कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे मसलन अगर एक शख्स ने आपको पैसे भेजने हैं, एक कंपनी ने भेज दिए हैं, हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने उन अकाउंट्स को गौर से नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गलती का एहतमाल होता है। अगर ऐसे हो तो इलेक्शन कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो ये कहे कि ये ममनुआ फंडिंग थी और ये जो पैसे हैं ये जब्त कर लिए जाएंगे। फॉरेन फंडिंग जो है वो एक लार्जर चीज है। फॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि आपको कोई गैर मुल्क या कोई मल्टी नेशनल आपकी पार्टी को फंड कर रही है। कोर्ट ने कह दिया कि जी आप इसमें ममनुआ फंडिंग का लफ्ज इस्तेमाल करें, फॉरेन फंडिंग। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि इस मुल्क में जिसकी भी फॉरेन फंडिंग हो उस पार्टी को बंद करना चाहिए। कौन पाकिस्तानी ये चाहेगा कि आपकी मुल्क की सियासी जमातों को वो चलाएं? लेकिन अगर इस केस को इस्तेमाल करके, क्योंकि अगर आपको करप्शन का केस नहीं मिलता खान साहब के खिलाफ, अगर आप इस केस को इस्तेमाल करके ये चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल विंस हैं, जो लोगों की आवाज है, उसको दबा दें और इस किस्म की बैकडोर से आकर हमला किया जाए, तो ये चीज किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हसन साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं आता हूं। तो मैं फाइनेंशियल टाइम्स वाली जो स्टोरी है उस पर मदर साहब के सामने सवाल रखेंगे कि क्या उसके असरात है या नहीं। बस ठीक है, एक खबर छप गई और बस जवाब और शिकवा और जवाब शिकवा हो गया और बस कोई उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़हर अब्बास साहब, निसार खोड़ो साहब, हसन खावर साहब मेरे मेहमान हैं। मज़हर साहब, पाकिस्तान के बहुत सारे स्कैंडल्स ऐसे हैं जो कि बाहर के अखबारात में जब छपे तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो कहीं ज़्यादा आया। अब ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में थी, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की जब स्टोरी आई तो पाकिस्तान का तमाम मीडिया जो है और तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने उसको ऐसा कर लिया कि कोई नई खबर आ गई है। क्या असर हुआ इस स्टोरी का और क्या निकला इस स्टोरी में से? देखिए, वो तो अभी देखना पड़ेगा कि स्टोरी में क्या निकला, लेकिन अबराज या आरिफ नकवी साहब का इशू जो है वो आज का नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान में कि इलेक्ट्रिक उनको दी गई थी, उनके ग्रुप को दी गई थी। वो किस दौर में दी गई थी? गालबन 2012 या 2013 में उनको दी गई थी। फिर उनकी यहाँ एम्बुलेंस सर्विस भी कराची में इन्वेस्टमेंट रही है। देखिए, एहसान साहब जो बात कह रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की, बाहर बहुत मुख्तलिफ तरीक़ेकार है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंड रेजिंग के होती है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में जिस तरह की जो है ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा मसला है, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी का। पाकिस्तान में जो मैंने देखा है इतने सालों में, एक तो वो तरीक़ाकार होता था कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर बनते थे, एक टोकन मनी देकर मेंबर बनते थे। आज भी बहुत से लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में 67 में मेंबर बने थे, उनके पास आज भी 67 की रसीदें मौजूद हैं उन लोगों के पास। तो एक तो वो तरीक़ाकार था। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट्स लड़ाती हैं। यहाँ हुआ क्या ओवर द ईयर्स, एमक्यूएम का मुझे याद है कि एमक्यूएम में पार्टी इलेक्शन लड़ाती थी। फिर यहाँ हुआ ये कि आपने अप्लाई करना शुरू किया, एक प्रोसेस शुरू हुआ कि जी आप अप्लाई करें। अप्लाई के साथ साथ ही आप एक सीट बनी दें।
یعنی پہلے 5,000 15,000 پھر اب جو ہے لاکھوں میں چلی گئی ہے. تو اب جس آدمی کو نے ایم پی ایس کے لیے اپلائی کیا ہے، جس آدمی نے ایم این ایس کے لیے اپلائی کیا، اور بہت سے لوگ اپلائی کرتے ہیں، تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یعنی آپ پیسے لے کے کیوں ٹکٹ اپلائی کروں میں؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز خود جج نہیں کر سکتی کہ انہیں کس جگہ پہ کون سے کینڈیڈیٹس کو لڑانا چاہیے؟ یہ جو طریقہ کار ہے پولیٹیکل پارٹی، یہاں ٹرانسپیرنسی کوسچن آ جاتی ہے. اب جو لوگ آپ کو فنڈ دیں گے، ڈونیشنز دیں گے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کل آپ ان کو ٹکٹ دے دیں؟ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بڑا، جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ سیاست میں ہوں گے تو وہ اپنے کاروبار کو فائدہ پہنچائیں گے، اور وہ اپنے سیاست کو کاروبار کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو یہ جو سیریس کانفلکٹ انٹرسٹ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے سوال ہے. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے کہ اس طرح پولیٹیکل پارٹیز جو چندے جمع کرتی ہیں، جو فنڈز ریزنگ کرتی ہیں، اس میں بڑے سیریس کوسچنز اٹھتے ہیں. اور جب تحریک انصاف کی فنڈنگ جو پارٹی شروع ہوئی تھی، اور اس وقت جس طرح کی فنڈنگ ہوتی تھی، مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ کوسچن آیا تھا کہ لوگ آپ کو فنڈز دے رہے تھے، ڈونیشن دے رہے تھے، اس کا پراپرلی اس چیزوں کو بعض اوقات فالو نہیں کیا گیا. اور یہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہے. پھر انفارچونیٹلی ہماری سیاسی جماعتوں میں وہ پروسیس ختم ہو گیا جی. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، فیڈرل کونسل، یہ اب آج کتنے عرصے بعد تحریک انصاف کی نیشنل کونسل کا اجلاس ہوا ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا پیپلز پارٹی کی فیڈرل کونسل کا اجلاس آخری بار کب ہوا تھا. لیکن سیاسی جماعتوں میں وہ پروسیس ختم ہو گیا ہے کہ جی ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر پارٹیز اپنے فنڈ جو ہے اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں، اپنے جو ٹریجرر جو ہے اپنی رپورٹ پیش کرے. ہم بس الیکشن کمیشن میں ایک رپورٹ دے دیتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ. پارٹی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ختم ہو گیا ہے. کھوڑو صاحب، اب یہ میں سوال تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، مگر مظہر صاحب نے بڑی ایک اکیڈمک ڈیبیٹ شروع کر دی ہے، اور آپ سے بہتر آپ جواب اس کا کوئی نہیں دے سکتا. دیکھیں بھائی مظہر صاحب، ایک چیز جو آپ نے کہی کہ بزنس مین کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے میں ڈس ایگری کروں گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے جنرل مشرف نے کہا تھا کہ جو گریجویٹ ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، جو نان گریجویٹ ہے وہ صرف ووٹ دے سکتا ہے. یہ ڈسکرمنیشن پیدا کرتی ہے. اس لیے ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو ڈو دس، ٹو ریپرزینٹ دا پیپل، چاہے بزنس مین ہو، چاہے ایگریکلچرسٹ ہو، چاہے ریڑھی چلانے والا ہو، چاہے کوئی اور شعبے جو بھی ہیں زندگی کے. اس سے میں ڈس ایگری کر رہا ہوں معافی کے ساتھ. لیکن دوسری جو باتیں آپ نے سیاسی پارٹیوں کے بارے میں بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں، میں کب کہتا ہوں کہ جی سیاسی پارٹیاں مضبوط ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب پارٹیوں نے اپنی اپنی پارٹی، عمران خان نے اپنی پارٹی پوری ڈیزالو کی ہوئی ہے، انہوں نے کوآرڈینیٹر مقرر کر دیے ہیں، اس نے کوئی الیکشن نہیں کروایا. انٹرا پارٹی جو الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. یہ تو صرف ایسے ان کے لیڈر کے نام سے چل رہی ہے. عمران خان لیڈر ہے اور بس پی ٹی آئی ہے. جتنا بھی ہے ان کا اثر رسوخ بھلے وہ استعمال کریں. ہم پیپلز پارٹی کی اپنی طور پر کمزوریاں ہیں اپنی جگہ پہ، یہ ساری کچھ ہے، لیکن ہاں ہم مانگتے ہیں، اپلیکیشنز مانگتے ہیں. ہاں ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اپلیکیشن کی فی اتنی ہے. یہ تو اوپن سیکرٹ ہے نا، یہ تو اوپن کوئی سیکرٹ نہیں ہے. یہ ساری کہتے ہیں ایک غریب ورکر کھوڑو صاحب آپ کی پارٹی خود کیوں نہیں فیصلہ کرتی کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے، اور ایک غریب ورکر جس کے پاس نہیں ہے 25,000 50,000 لاکھ روپے. میں عرض کروں ہم اپلیکیشن سے انوائٹ کرتے ہیں. انٹرسٹ شو کرنا اپلیکنٹ کا کام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی ان اپلیکنٹس کو کوئی فنڈنگ نہیں دیتے. وہ اگر آتے ہیں تو اپنے بلبوتے پہ ہم سے اپلائی کرتے ہیں، وہ اپنا خرچہ کرتے ہیں، اپنے الیکشن کو فیس کرتے ہیں. ہمارا ورکر، ہم کہتے ہیں کبھی ہم نے ان ورکروں کو سینیٹر بنا دیا. ہم نے بہت سے لوگوں کے بہت سے ٹائمز پہ سینیٹر بنا دیا. مولا بخش چانڈیو، عاجز دھامرا، فلاں کوئی لیڈی، کوئی کچھ. ہم نے اگر جہاں ان کو فٹ نہیں کر سکتے وہاں ان کو ہم اس ریزرو سیٹوں پہ لے آتے ہیں، لیڈیز میں ریزرو سیٹوں پہ لے آتے ہیں. یہ اس طرح سے سسٹم چل چکا ہے. لیکن سسٹم میں غریب ورکر کوئی الیکشن لڑنے کے قابل. جی مظہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، نثار صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب آپ کوئی بزنس مین یا ایون جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، جو لائرز ہوتے ہیں،
जो सीनियर लॉयर्स होते हैं, जब आप उनको टिकट देते हैं, उसके बाद आप उनको इलेक्ट करवाते हैं, फिर उनकी लीगल फर्म्स जो हैं गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाती हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? अगर कोई रियल एस्टेट का आदमी आपके लिए आपको अप्लाई करता है, उसको टिकट मिलता है, वो MNA या MPA बनता है, उसके बाद उसके नतीजे में बिजनेस मिलता है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? तो यहाँ प्रॉब्लम यही रही है कि कारोबारी लोग, हर किसी को राइट है, लेकिन फिर अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस्टेब्लिश होता है, फिर अगर उसे फ़ायदा होता है, उसके नतीजे में उसके कारोबार को फ़ायदा होता है। मैं बेशुमार लॉयर्स जो अटॉर्नी जनरल्स भी बने, लॉ मिनिस्टर्स भी बने, उनको फिर गवर्नमेंट के केसेस मिलते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? तो इसलिए प्रोफेशनल्स को टिकट देते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना हमारी यहाँ पॉलिटिक्स में। थोड़ा सा अगर शॉर्टली कमेंट कर दें इस पे। तो मैं गुजारिश कर लूं सर, ये ठीक है, मजहर साहब का अपना ओपिनियन है कि उनके जो वो सेल्फिश इंटरेस्ट हैं उनके सर्व नहीं होने चाहिए। ठीक, अगर किसी का सेल्फिश इंटरेस्ट सर्व होता है तो उसके लिए कोई ना कोई इदारा होना चाहिए जिसको रोके, चाहे कोर्टें हो चाहे कोई और हो। जहां कहीं ना कोई इलीगल काम कोई करता है तो मैं समझता हूं उसको रोकना चाहिए। वैसे बिजनेस करना तो हर एक का फर्ज है सर, हर एक का हक है कि वो बिजनेस कर सकता है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। अब ये माजरत के साथ अल्लाह करे हमारी सोसाइटी इतनी परफेक्ट हो जाए। नहीं, यही निसार साहब, यही प्रॉब्लम है कि जब आप उस गवर्नमेंट में होते हैं और फिर आप उससे फायदा उठाते हैं, उससे आपका बिजनेस, और ये पार्टी का काम है, ये कोई फोरम क्या, पार्टी को देखना चाहिए ना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है उस तरह का सिस्टम। शायद मैं बहुत आइडियल बात कह रहा हूँ। नहीं, यही बातें जो मजहर साहब आपने कही, ये इमरान खान साहब बातें करते थे। मैं जब हुकूमत में आए तो उनके यहाँ भी उनके जो लोग हैं वो कारोबार भी करते रहे और हुकूमती मजे भी लेते रहे। हसन साहब, ये फेलियर रहा आपका? अभी भी इमरान खान कहते हैं कि अपना कारोबार अपने मुल्क में करना चाहिए। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, उनकी पार्टी के लोग जिनका कारोबार पाकिस्तान से बाहर है, कारोबार छोड़ के यहाँ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर पॉलिटिक्स छोड़ के वहाँ कारोबार करेंगे जाके। जी हसन साहब, लोग हैं, हर पार्टी में हैं, लेकिन उसको हम हमारी पॉलिटिक्स ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जी हसन साहब, जो मदर साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं, जो उन्होंने आखिर में बात की कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंडिंग मैकेनिज्म्स हैं उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में प्रोविजंस होनी चाहिए। मैं इनकी बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ और मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी फंडिंग रूल्स हैं उसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले इशू को बाकायदा एड्रेस होना चाहिए। इस पर कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त बात यह है कि इस वक्त मुल्क में जो राइजुल वक्त कवानीन है पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर सबसे बेहतर तौर पर उन कवानीन की अमल दरामद करवा रही है। और इसीलिए हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जब आपने इन तीनों पार्टियों के अकाउंट्स स्क्रूटनाइज करने हैं, लोगों के सामने रखें ताकि लोग फ़र्क वाज़े करें। हमारे अगर 40,000 लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हो सकता है 2 ट्रांजैक्शन में रेगुलरिटी हो, लेकिन ये तो देखें कि इन पार्टीज की फंडिंग कहाँ से आ रही है। आप मुझे बताएं, क्या जमीयत उलमा इस्लाम ओपनली नहीं कहती कि हमारे पैसे, उनकी तख्तियाँ लगी हुई हैं कि जी लिबिया से हमारी फंडिंग आई है? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब में नहीं लिखा था कि नवाज शरीफ को ओसामा बिन लादेन पैसे देते थे? ये चीज़ें तारीख का रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, कवानीन को बिल्कुल इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन आज के दौर में ये तो देखें, ये नहीं हो सकता कि कवानीन को तोड़ मरोड़ के पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात को आप विक्टिमाइज करें और बाकियों को आप लाइसेंस टू किल देने के लिए जो मर्जी करें। आज ये कि उसके अंदर हमने तो जनाब तारिक साहब बात सुने, ये सब ने सब बातें कर ली। बेनज़ीर साहबा ने किताब में लिख दिया, कल को अखबारों में खबर आई कि जो कौन है क्रिकेट के साईं जो फंडिंग कर रहे थे, नाम क्या है? आरिफ नकवी साहब। आरिफ नकवी साहब, उसके लिए पता चला कहीं किसी एयरपोर्ट पे वो पकड़े गए थे जिसपे उन्होंने इमरान खान का और आरिफ अलवी साहब का नाम लिया था। अमेरिका में वो वांटेड है, उसके साथ इमरान खान साहब बिजनेस कर रहा है, उससे वो फंड ले रहा है, चंदा ले रहा है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चंदा ले रहा है। अभी हम किसको सफाई देने का मौका दे रहे हो? किसको क्या बोल रहे हो? तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं इमरान खान साहब। अपने पता चला कि उन्होंने
अपने अकबर अहमद साहब ने बताने कहा कि जी कितने अकाउंट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। यहाँ अखबारों में ये आता रहा कि जी यहाँ आपके इजराइल से पैसे आए, इंडिया से पैसे आए। ये क्या क्या आप छुपाओगे? क्यों इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हो? फैसला आने दो ना, फैसला आने दो, उसके बाद आप जाना कोर्ट में, उसके खिलाफ जाना। फैसले को क्यों रोक रहे हो? फंडिंग कैसी भी हो, जो भी कानून के मुताबिक हुई है फंडिंग, बाबा जो भी किताब के कानून के। ये कहना चाहता हूँ कि उसी आर्टिकल में $20 मिलियन रिश्वत का जिक्र भी है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दी गई। आर्टिकल का रेफरेंस देने पहले कोई ऑफर की गई थी, वो पैसे तो नहीं दिए गए। देखिए मैं वो अच्छा, दूसरी बात ये है कि आरिफ नकवी को भी एक बिल्कुल जो है ना एक ऐसे बना के पेश कर दिया कि जी अमेरिका ने ये किया, यही आगा हसन आबदी के साथ किया था। लेकिन बहरहाल बात यह है कि आरिफ नकवी ने जो पैसे दिए थे भूटान क्रिकेट क्लब ने, वो डिक्लेयर्ड थे, उसके ऊपर उनका हलफनामा है और वो हलफनामा इलेक्शन कमीशन में भी जमा हुआ, वही हमने दिया है। चले मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो सांसद मैं बस डिबेट को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़हर अब्बास साहब, निसार खोड़ो साहब, हसन खावर साहब मेरे मेहमान हैं। लास्ट सेगमेंट है। मज़हर अब्बास साहब, सियासी अदम इस्तेहकाम और उसके नतीजे में माशी अदम इस्तेहकाम, सूरत हाल इतनी ख़राब है कि अब वो कहते हैं जी आर्मी चीफ को बात करना पड़ रहा है। वो तो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि तमाम मामलात के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम तो आता नज़र नहीं आ रहा मुस्तकबिल करीब में। जी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, और माशी अदम इस्तेकाम जो है ये मौजूदा गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी करेगा। मेरे नुक्ता नज़र से तो इनको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और सिर्फ इस वजह से नहीं जाना चाहिए कि जी कहीं कोई दूसरा जीत जाएगा या इस तरह की। लेकिन इस वक्त अगर आप और ज़्यादा आगे जाएंगे तो मुश्किलात में इजाफा होगा। इस वक्त जो डॉलर की सिचुएशन है वो कहीं नीचे आने का नाम नहीं ले रही। IMF का बोर्ड क्या फैसला करता है हम में से किसी को नहीं पता वो क्या फैसला करेगा। लेकिन अगर वो अप्रूव कर भी देता है, आज से 15 दिन बाद अप्रूव करता है, तो 15 दिन में डॉलर कहाँ होगा? क्या वो IMF का जो लोन है वो आपके लिए कोई फीजिबल भी साबित होगा या नहीं होगा? उसके नतीजे में जो कंडीशंस को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसका चैलेंज जो है वो मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके सामने आज से 6 महीने बाद ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन होगी इलेक्शन में जाने की बनिस्बत आज के। आज तो आप फिर ये कह के जा सकते हैं कि मुश्किल फैसले थे, हमने कर लिए, उसकी सियासी कीमत भी अदा की। लेकिन आज से 6 महीने बाद जब आप ये बात जाकर करेंगे तो मेरा ख्याल है आप बहुत लूज कर चुके होंगे। तो वो तो मदर साहब ये सोच रहे हैं कि हम शायद अभी करें तो अभी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी शायद ज़्यादा है और उनका एक बयानिया जो है वो लोगों में है, तो इस वजह से शायद हमें सियासी नुकसान ना हो, इस वजह से वो डिले। 6 महीने बाद तारिक, जब 6 महीने बाद महंगाई और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी और डॉलर और ऊपर होगा, इकोनॉमिक कंडीशन और ख़राब होगी, तो फिर तो वो बयानिया मज़ीद मजबूत हो चुका होगा। खोड़ा साहब, ये 6 महीने बाद आपके पास जवाब क्या होगा और आप ज़्यादा सियासी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे? जनाब आली, ये सूरत हाल की बेस करता है। हर एक इलेक्शन के अपने अपने डायनामिक्स होते हैं। आज इमरान खान का नैरेटिव अगर माना जा रहा है तो हो सकता है कल उसको रिजेक्ट भी कर दे, क्योंकि इमरान खान की जो इंटेग्रिटी है वो तो फंसी हुई है इस फंडिंग केस में। जो फंडिंग केस में अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो लोगों का मूड चेंज भी हो सकता है। IMF की बातें जो हैं सो हमने स्टार्ट नहीं की, पहले से की हुई थी, उसका जवाब अल्लाह करे कुछ ना कुछ बेहतर आ जाए। आर्मी चीफ का फोन करना तो फिर सवाल उठाता है, इमरान खान उनको सऊदी अरब क्यों ले जाते थे, दुबई क्यों ले जाते थे, चाइना क्यों ले जाते थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने के लिए क्यों ले गए थे उनको? ये भी पहली दफा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को लेके जा रहा है अपने साथ। किधर लेके जा रहा है? अमेरिका। अब ये बातें तो नहीं कहे ना कि जी आर्मी चीफ ने क्यों फोन किया। आर्मी क्या इसका मुल्क का हिस्सा नहीं है क्या? इंटरनल सिक्योरिटी अपनी जगह पे ये होता है बाबा। आज अखबार में खबर नहीं लिखी हुई कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा आर्मी चीफ को। ये होता रहता है, आप अपनी बात को छोड़ें। हाँ, महंगाई, अगर महंगाई आज है और कल बढ़ जाएगी तो सियासी पार्टियां अपनी किस्मत को देखें, कल भी उनको नुकसान होगा, आज भी इलेक्शन हो जाए तो नुकसान होगा।
अगर ऐसी बात है तो आज भी नुकसान है और कल भी नुकसान है। नुकसान ज्यादा है या नुकसान इतना ही है, नुकसान थोड़ा है, ये अलग की बात है कि जब होगा तब होगा। इस वक्त हुकूमत को मेजॉरिटी हासिल है। मैं इकोनॉमिक अपहीवल की बात तो करता हूं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कोई सवाल नहीं पैदा होता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कौमी असेंबली में इनको मेजॉरिटी मौजूद है, और इस वक्त से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की वजह से या 18वीं तरमीम की वजह से चारों सूबों में अगर मुख्तलिफ जमातों के भी इलेक्शन और हुकूमतें बन जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जमहूरियत और असेंबलियां चलती रहेंगी। तो लेकिन पाकिस्तान की जो आपकी कैलकुलेशन खोड़ो साहब ये है कि कोई वो नहीं है, ये अभी आपका बड़ा दानिशमंदाना या शऊरी फैसला है कि हमें हुकूमत में रहना चाहिए और फेस करना चाहिए, चाहे उसका हमें सियासी कीमत है, अगर चुकानी पड़ी तो वो चुकाएंगे। मैं समझता हूं उन्होंने यही कहा है, उन्होंने यही सोचा है कि जी कुछ तो कर दें, हो सकता कुछ बेहतर हो जाए, हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। पाकिस्तान है क्या जो बोलेगा कुछ इतना? आप किश्ते लेके हर जगह दरवाजे पे पहुंचते हैं, आपकी हालत ठीक नहीं है। तुमसे बांग्लादेश बेहतर हो गया, तुमसे बांग्लादेश बेहतर हो गया। हमने क्या क्या किया है? 4 साल तो इसके पास भी थे, 4 साल तो इमरान खान साहब के पास भी थी। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले करके अवाम को जीना क्यों दोबर कर दिया। 107 रुपए का डॉलर जब वो गया तो 192 रुपए का डॉलर, उस पर कोई नहीं बोल रहा कि जी 100 रुपया डॉलर बढ़ गया। और जब पूछो प्राइम मिनिस्टर से तो कहता है मुझे तो पता नहीं, टीवी में मैंने देखा कि डॉलर बढ़ गया, पता नहीं कैसे बढ़ गया। हर वक्त बोलता रहा मैं सीख रहा हूं, और कह रहा था कि जी मैं 22 साल से जदोजहद कर रहा हूं, मुझे सब पता है। उन्होंने 100 रुपए तक बढ़ाया, हमने 192 से 250 रुपए तक ले गए। अब मजबूरी है, अब फिर ये भी देखना चाहिए कि डॉलर बढ़ता है और कम क्यों होता है। क्या ये हमारी अपनी कोई कारकर्दगी तो नहीं है कि डॉलर को बढ़ता हुआ देखते हैं, हम खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद बेच देते हैं, पता नहीं डॉलर को क्या लगी पड़ी है। अब अगर स्टेट बैंक का गवर्नर कुछ इसकी रोशनी फरमाए कि क्या ये हुकूमत की वजह से है या हमारे अपने लोगों की वजह से है। हसन साहब, ये अब आपके पास ट्रम्प कार्ड है असम्बलियों की तहलील का, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुल्क में फौरी इलेक्शन, या अब आप मजे में 2 सूबों में हुकूमत है, आप कह रहे हैं जी ठीक है बर्डन भी इन पे पड़ रहा है, पढ़ने दें और हम 2 सूबों में इंजॉय करें या कुछ डिलीवर करें? 2-3 बातें। पहले जो खोड़ो साहब ने बात की ना, इनकी पार्टी के जो भी सियासी फैसले हैं वो बिल्कुल दानिशमंदाना है, क्योंकि फैसले तो ये करते हैं और कीमत जो है सियासी कीमत उसकी वो तो शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी चुका रही है, तो इनके लिहाज से तो बहुत दानिशमंदाना फैसले हैं। दूसरी बात ये है कि जो मियां शहबाज शरीफ इस वक्त जो है ना, जो मुझे नजर आता है उनके वो पीछे कुएं और आगे खाई है। तो इस वक्त वो जब कुएं के अंदर झांकते हैं तो डर लगता है, खाई की जानिब बढ़ते हैं, जब खाई की जानिब देखते हैं तो फिर कुआं याद आता है। तो अब उन्होंने फैसला ये करना है कि छलांग कुएं में लगानी है या खाई में। बात ये है कि अगर आज वो इलेक्शन कराते हैं, उनको सिंगल हैंडेडली ये क्रेडिट जाता है, ये सारा उनके सर पे बनता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज की पूरी सियासत को दफन कर दिया सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, और साथ बाकी जो कोलैटरल डैमेज बाकी पार्टियां थी उनको भी अपने साथ। अंग्रेजी की कहानी है पाइप पाइपर, इसके पीछे सारे चूहे जाके खाई में गिर जाती हैं, ये बिल्कुल उसी तरह है। अब सिर्फ वो ये कह रही हैं कि अगर मैं कुछ अर्सा रुक जाऊँ तो शायद बचत हो जाएगी या नहीं, लेकिन बचत नहीं है, दोनों तरफ छलांग लगानी पड़ेगी। आज लगा लें तो कुएं में लगा लें, कल लगानी है तो खाई में लगा लें, फैसला उनका अपना है। बाकी ये है कि ये मुल्क बहरहाल इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है और वो ये चाहते हैं कि हम रिजाइन कर दें और वो इलेक्शन ना कराएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन। मदर साहब, खोड़ो साहब का भी पॉइंट सुना आपने, हसान साहब का भी। एक सेंटेंस में आपका जवाब और प्रोग्राम कंक्लूड करूंगा। दोनों की बातों पे आप बड़े मुस्कुराएं। नहीं मतलब ठीक है, निसार खोड़ो साहब ने अपनी जस्टिफिकेशन दी, मेरा नुक्ता नज़र तो मेरे सामने, मैंने तो सामने रख दिया। वो तो जाहिर है वो सियासी जमातें खुद फैसला करेंगी, लेकिन ये याद रखें कि ये सेंसस का साल भी है। ठीक, आप सेंसस के बगैर इलेक्शंस में कैसे जाएंगे? और मर्दमशुमारी जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जनरल इलेक्शंस का। ठीक, और इस पे बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं और इस पे तो खुद पीटीआई एग्री कर चुकी है कि बल्कि इमरान खान साहब गए, अदालत में गए, पीटीआई अदालत में गई है, पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ। मर्दमशुमारी तो देखिए, हमारे यहाँ मसला यही है कि हम सियासी मसलियतों का शिकार हो जाते हैं और बहुत से इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं हम भूल जाते हैं। यानी आज जिस शहर में आप और मैं रह रहे हैं, शहर की आबादी किसी को नहीं पता कितनी आबादी है शहर की।
مردم شمولیت کے بعد الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اب یہ آپس کی سیاسی جماعتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پہ کنسنسس بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، نثار کھوڑا صاحب، حسان خاور صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.